हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आ गया हूँ 2025 की फर्स्ट स्टोरी के साथ। तो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए सीधा बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आपको डर बहुत लगता है और रात में सुन रहे हैं तो लाइट्स को ऑन कर लो, और उससे भी ज़्यादा डर लगता है तो फिर तो दिन में ही सुनना। पर मुझे पता है आप अभी ही सुनोगे, तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये बात काफ़ी साल पुरानी है। साल होगा लगभग कुछ 1980 से 82 का। यूपी में बलिया नाम की एक जगह है। उससे थोड़ी दूर पे एक गांव में एक पंडित जी का परिवार रहता था। पंडित जी का नाम मनोहर शर्मा था, जो अपने परिवार के साथ वहां रहा करते थे। ये गांव शहर की भाग दौड़ से काफी दूर था। गांव के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी थी, जो कि एक घने जंगल में तब्दील हो चुकी थी। मतलब कहा देखा जाए तो छोटा सा ही पहाड़ था, पर वहां पे काफी ज्यादा जंगल था। वहां काफी पुराने और विचित्र पेड़ हुआ करते थे, जिस वजह से गांव के लोग वहां जाने या उस जंगल से गुजरने से बचते थे। कभी कभार किसी की बकरी या कोई जानवर चला जाए तो लोग जाते तो थे, पर कोई अकेला नहीं जाता। लोग झुंड में जाते और खोजने की कोशिश करते। दिन पर दिन जंगल की चर्चा बढ़ने लगी। जंगल में कोई वन देवता रहता है, इस तरीके की बातें पूरे जंगल में फैल गईं, और गांव के लोग इस तरह की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लिया करते हैं। अब वापस आते हैं मनोहर शर्मा जी के परिवार पे। मनोहर जी गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। साथ ही गांव के लोगों के घर में पूजा पाठ कराने का भी काम करते थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो गांव के बहुत ही सम्मानित थे। पर आमदनी बहुत कम थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटी भी थे, मनोज और सूरज। मनोज जो कि बड़ा बेटा था और शादीशुदा था, पर उसके पास भी कोई नौकरी नहीं थी। और सूरज मैट्रिक पास करके काम की तलाश कर रहा था, पर उसे भी जल्दी कोई काम मिल नहीं रहा था। कुछ दिन और बीते। उसके बाद छोटे बेटे सूरज की नौकरी एक सेठ जी के यहाँ कोल्हू मिल में लग गई, जहाँ उसे महीने के 50 रुपए देने का वादा किया गया था, और साथ में उसे कुछ हिसाब किताब का काम करना था। पंडित जी बहुत खुश थे कि घर की हालत थोड़ी तो सुधरेगी। पर मनोज से वो उतने ही नाराज थे कि वो बड़ा बेटा होकर शादीशुदा है और वो कुछ काम नहीं करता। बाहर से शांत दिखने वाला परिवार में अंदर से रोजाना ही तूफान मचा रहता था। मनोज अपनी बेरोजगारी और रोज रोज के ताने से बहुत परेशान हो चुका था, पर उसे कोई नौकरी मिल ही नहीं रही थी। एक दिन मनोज घर से लड़ाई करके घर के बाहर चला गया। गांव के बाहर एक कुएं पे जाके बैठ गया। पास ही खेत में दो मजदूर काम कर रहे थे, और वो आपस में कुछ बात कर रहे थे, जंगल में रहने वाले उस वन देवता की। अब जहां मनोज बैठा था, वहां से वो पहाड़ तो पास ही था, मतलब कहे तो सामने ही था। वो उन दोनों की बात को बहुत ध्यान से सुनने लगा। एक ने कहा, कब तक दूसरे के खेत में काम करेगा? जाना जंगल और साध ले। ये वन देवता है, मन की सारी मुराद पूरी करता है, बस इसको साधना मुश्किल है। दूसरे ने कहा, ना भैया, दो रोटी खाऊंगा पर घर में रहूंगा, उसको साधना इतना आसान नहीं है। पर भैया एक बात जरूर सुनी है, जो उसको साध लिया है वो माला माल हो जाता है। तब तक मनोज ने उनको टोका, चाचा, चाचा, साधते कैसे हैं? एक ने पूछा, क्या? किसको? मनोज बोला, वही वन देवता को। तो वो दोनों मजदूर हंसने लगे। एक ने बोला, कुछ नहीं बाबू, ये सब में मत पड़ो, ये सब ऐसे ही गांव वालों की कहानी है। फिर मनोज बोला, अरे बताइए ना, हम कौन सा साधने जा रहे हैं? अब मनोज जिद करने लगा। तब तक एक ने बोला, बाबू, हम लोग साधने की विधि तो नहीं जानते, पर सुना है कि पहाड़ी के ऊपर जंगल में एक बरगद का पेड़ है, वहीं उसका पूजा होता है, और 3 दिन तक वहीं रह के उसको ध्यान लगाना होता है। अब कैसे करते हैं वो सब तो उतना नहीं पता। हाँ, शंभू बोल रहा था कि वो बलि मांगता है तीसरा दिन, पर आज तक कोई उसको साध नहीं पाया है बाबू। ये सब में मत पड़ो, घर जाओ। मनोज ने पूछा, हाँ हाँ, मैं नहीं कर रहा ये सब, पर किसी न किसी ने तो किया होगा, तभी तो लोग कहते हैं कि माला माल कर देता है। तो उस पर एक मजदूर ने बताया कि कहते हैं कि पहाड़ी की दूसरी तरफ जो गांव है ना, वहाँ एक ठाकुर जी हैं, उनके परदादा ने साधा था, और आज देखो उसका दो दो गो 10-10 गो ट्रक चलता है, और साथ में पूरा गांव का जमींदार है। बहुत पैसा है बाबू। पर देखो बेटा, ये सब तो कान का सुना हुआ बात है। जब आखिरी बार गांव वाले गरेड़ी की भेड़ को खोजने गए थे, तब उस पेड़ के आसपास बहुत सारा जानवर का हड्डी मिला था। तब से कोई नहीं गया। बेटा तुम उधर नहीं जाना, चलो अभी घर जाओ। मनोज भी हंसने लगा, नहीं 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 चाचा, हम काहे जाएंगे, और उठ के अपने घर चला गया। अब ये बात मनोज के दिमाग में हर वक्त घूमने लगी।
कि क्या सच में कोई ऐसा या इस तरह की कोई शक्ति है जिसको साधा जा सके और जिससे उसकी गरीबी खत्म हो जाए। पूरी रात मनोज सोया नहीं। सुबह उठते ही घर में फिर वही बातें चालू। मनोज के कारण कभी कभी उसकी बीवी को भी ताना सुनना पड़ता था, पर आज मनोज ये सब सहन नहीं कर पाया। दिन भर मनोज शांत रहा और शाम को अपनी पत्नी से कहा, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, काम की तलाश में, कोई पूछे तो बता देना, और चला गया। मनोज ने अंधेरा होने के बाद गांव के कोने में रह रहे एक आदमी के घर से एक बकरी का बच्चा खोल लिया और उसको अपने साथ लेके पहाड़ी की तरफ चला गया। रात में तो वो पहाड़ी और जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं किया और जंगल के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। सुबह कोई उठे और उसकी नज़र उस पर पड़े, उससे पहले वो जंगल में घुस गया। सुबह का वक्त था, पर अभी तक उसने जंगल के बारे में जितना सुना था वो कम था। दिन में भी जंगल घना होने के कारण काफ़ी अंधेरा था। ठंड भी बहुत थी, कोई रास्ता नहीं था। उसे घनी झाड़ी और पेड़ों के बीच में से होकर जाना पड़ रहा था। थोड़ी बहुत चोट भी आई, पर उसको अपने ऊपर विश्वास था कि वो पेड़ को खोज लेगा और साधना करेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बरगद का पेड़ दिखा, जिसे देख के ही मनोज के पसीने छूटने लगे। चारों तरफ जानवरों की हड्डियां, पेड़ की जड़ें और जटाएं डालियों से लटक रही थीं। दिन होके भी वहां धूप का नामो निशान तक नहीं था और बहुत ठंड थी। अगर आप इसे अपने दिमाग में एक चित्र का रूप दे पाएं तो पाएंगे कि वो जगह निगेटिविटी और इस तरह की शक्तियों से, एनर्जी से भरी हुई थी। वो बहुत ही शांत जगह थी। उस बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल और बहुत डरावना था। मनोज ने एक बार के लिए वहां से लौट जाने का सोचा, पर जब उसको फिर वही बातें याद आने लगी जो घर पे हुआ करती थी, तो उसने पूजा करने की ठान ली। अब मनोज को साधना की कोई विधि तो नहीं आती थी। घर पे अपने पिताजी को पूजा करते देख थोड़ा बहुत पूजा का तरीका तो पता था। उसने उस बकरे के बच्चे को एक पेड़ के तने से बांध दिया और एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया, मतलब उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और अब बस उस वन देवता को ध्यान करने लगा। उसने अपने दिमाग में वन देवता की एक छवि बना रखी थी कि वो कैसे दिखते होंगे। बस वही सोच के उस वन देवता को साधने लगा। पूरा दिन बीत गया, वो वहीं बैठा रहा। अब शाम हो गई और सूरज डूब गया। सूरज डूबते ही वो जगह अंधेरे में ऐसी खो गई कि हाथ को हाथ ना दिखाई दे। मनोज ने अपने बैग में से एक दिया निकाला और उसे जलाकर अपने बगल में रख लिया। फिर से साधना में बैठ गया। अभी तक उसने जो भी कुछ किया था वो साधना तो कहीं से भी नहीं थी, पर हाँ, उस जंगल की नकारात्मक शक्तियों को बुलाने के लिए काफी थी। उसके पास कोई घड़ी तो नहीं थी, पर शायद रात के 10 या 11 बज रहे होंगे और गांव के हिसाब से यह आधी रात से कम नहीं था। तभी मनोज को ऐसा एहसास हुआ जैसे जंगल में आसपास कोई टहल रहा है जो इसके बहुत पास है। मनोज ने आंखें नहीं खोली, पर उसका पूरा ध्यान उस आवाज पे ही था। वो चलने की आवाज धीरे धीरे तेज हो गई, जैसे इसके पास ही आ रही हो। मनोज ने ठाना हुआ था कि वो आंखें नहीं खोलेगा और साधना नहीं तोड़ेगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की गर्म सांसें उसके चेहरे पे पड़ रही हों और कोई जोर जोर से सांसें ले रहा हो। ये तो मानना पड़ेगा कि मनोज में बहुत हिम्मत थी और उसको ये लगता था कि वनदेव कोई भगवान होंगे जो उसे दर्शन देंगे और उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मनोज को थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे वो जो कोई भी उसके बगल में था वो उठ के इसके पीछे जाके बैठ गया है, मतलब जस्ट उसके पीछे ही बैठा है और पेड़ के ही नीचे बैठा हो, मानो मनोज उसके सामने ही बैठकर साधना कर रहा हो। साथ ही ऐसा लगने लगा जैसे अब पेड़ के आसपास कई सारे लोग मौजूद हों। कहा जाए तो ये उस शक्ति की सभा थी जहां वो एक राजा के जैसे बैठा था और जंगल के सारे प्रेत उसके सामने बैठे हों और इन सब के बीच मनोज अपनी साधना कर रहा हो। तभी अचानक उसे उस बकरे के बच्चे की चीखने की आवाज आने लगी। वो मेमना बहुत चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने से मनोज की आंख खुल गई। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और दिया उठा के देखने लगा कि वो बकरे का बच्चा जो वो बलि के लिए लेके आया था वो कहाँ गया। पर अब वहां कोई मेमना नहीं था और न ही उसकी आवाज आ रही थी। मनोज ने घूमकर इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब उसका डर और गुस्सा दोनों ही बढ़ चुका था। मेमना कहाँ गया, इससे उसकी साधना अधूरी रह जाएगी, ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। पर थोड़ी देर सोचने के बाद पता नहीं उसने क्या सोचा और वो वापस से साधना करने बैठ गया। तभी उसे अपने पीछे से किसी के गुर्राने जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत गुस्से में बैठा हो। मनोज को लगने लगा शायद उसकी साधना सफल होने वाली है, पर अभी तो सिर्फ पहला ही दिन था। पर तभी किसी ने उसके पास रखे लोटे को
लात से मारा और वो लोटा पत्थरों पर जाके गिर पड़ा। मनोज एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ, पर इस बार उसे पूरी तरह से आभास हुआ कि कोई उसके पीछे ही खड़ा है। मनोज ने दिया उठा के पीछे देखना चाहा, पर तभी किसी ने जोर की फूंक मार के उस दिए को बुझा दिया। अब वहां बिल्कुल अंधेरा था। मनोज का डर से बहुत बुरा हाल था। उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके दोनों कंधों पर जोर से हाथ रख के दबा दिया हो। उसकी चीख निकल गई। उसे अब समझ में आने लगा था कि जो कोई भी है वो उसकी साधना से खुश तो नहीं है। वो जोर जोर से माफी मांगने लगा। तभी उस शक्ति ने उसे बालों से उठाकर दूर पत्थरों पर फेंक दिया। मनोज गिरते ही बेहोश हो गया। मनोज पूरा दिन बेहोश रहा। अगले पूरे दिन तक मनोज को होश नहीं आया। जब अगले दिन मनोज की नींद खुली, या कहें तो वो होश में आया, तब तक सूरज वापस डूब रहा था। मतलब पूरा दिन बेहोश होने के बाद अब शाम हो चुकी थी। अंधेरा होना शुरू हो चुका था। उस मध्यम रोशनी में मनोज ने देखा कि उसे बहुत चोट आई है और प्यास से उसका बुरा हाल था। मनोज अब बस वहां से जान बचा के भागना चाहता था। मनोज ने बिना समय बिताए वहां से भागना शुरू किया। उसे बस पहाड़ी से नीचे जाना था, कैसे भी उसे गांव में वापस घुसना था। भागते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो उसे उस पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा दिखा, जिसे देखते ही वो रुक गया और एक पेड़ के पीछे से छिपकर उसे देखने लगा। उसने देखा वहां एक आदमी बैठा है जो कि शरीर में मनोज से 3 से 4 गुना बड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी जटाएं, लंबी बड़ी हुई दाढ़ी थी, माथा, चेहरा, शरीर पे भभूति लगी हुई थी और उसने शरीर पे सिर्फ एक लंगोट पहनी थी। वो बैठे बैठे ही एक धीमी धीमी सी हंसी हंस रहा था, जैसे उसे पता है कि क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला हो। मनोज को लग रहा था कि उसे कोई नहीं देख रहा है, पर तभी उस आदमी ने अपने पीछे से कुछ पकड़ा और उसे मनोज की तरफ फेंका और हंसने लगा। जब वो चीज मनोज के पास गिरी तो मनोज ने देखा कि ये तो वही मेमने का बच्चा था जिसके सिर्फ कंकाल ही बचा था। मतलब उसका पूरा शरीर किसी ने खा लिया था। उस आदमी ने उस मेमने को कच्चा ही खा लिया था। ये देख मनोज ऐसा कि काटो तो खून नहीं, और वो नीचे की तरफ भागने लगा। पूरे रास्ते उसे ऐसा लगता रहा जैसे कोई उसके पीछे पीछे ही चल रहा हो। जैसे ही मनोज आखिरी पेड़ के पास पहुंचा, मतलब जंगल से निकलते टाइम और गांव में घुसने से पहले जो आखिरी पेड़ था वहां पहुंचा, तब उसे ऐसा लगा किसी ने उसके कंधे पर फिर से हाथ रखा हो और उसे पकड़ लिया हो, और वो वहीं गिर गया। पूरी रात मनोज वहीं बेहोश रहा। भूख प्यास से उसको काफी कमजोरी हो गई थी। सुबह हुई। खेतों में काम करने वाले कुछ इंसान और मजदूर आए। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पे कुछ कुत्ते खड़े हैं जो जंगल की तरफ मुंह करके भौंक रहे हैं, पर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। जब वो किसान उसके पास गए तो देखा कि जहां कुत्ते भौंक रहे थे उससे लगभग 50 मीटर की दूरी पे जमीन पर कोई पड़ा हुआ है। सब भाग भाग कर गए तो देखा कि ये तो पंडित जी का लड़का मनोज है। उसके चेहरे पे पानी मारा, उसे थोड़ा होश आया। होश में आते ही वो उठ के बैठ गया और सबको अजीब सा देखने लगा। उसने तुरंत ही एक मजदूर के हाथ से पानी का लोटा छीना और एक सांस में पी गया और वहां से उठ के गांव की तरफ जाने लगा। लोगों ने उसे देख के अजीब सी बातें कर रहे थे। उन्हें अजीब लग रहा था। कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि ये यहाँ जंगल में क्या करने गया था और यहाँ बाहर क्यों पड़ा हुआ है, पर सबने इस बात को आई गई कर दिया। जवान लड़का है, हो सकता है गुस्से में चला गया हो, और अपने काम में लग गए। मनोज सीधा अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी और उसकी माँ ने उसको देखा तो उनके होश उड़ गए। मनोज को चोट लगी थी और कपड़े फटे हुए थे, गंदे से थे। अब घर वालों को लगने लगा कि ये कहीं से मारपीट करके आया है। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ बता तो। पर मनोज बिल्कुल शांत था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो तुरंत नहाने के लिए घर के बाहर बने कुएं पे गया, नहा के घर आया और अपने कमरे में जाके खुद को बंद कर लिया। अब सास बहू दरवाजे के बाहर उसे आवाज लगा रहे थे, पर वो नहीं निकला। उसकी पत्नी, उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था। दोपहर में मनोज कमरे से बाहर निकला। उसकी चाल ढाल और हरकतें सब बदल गए थे। वो पहले से बहुत ताकतवर और मजबूत दिख रहा था। वो घर के आंगन में जाके बैठ गया और अपनी माँ से बोला, खाने को दे मुझे। उसकी माँ को उसकी हरकत और बोलने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं लगा, पर अभी जो कुछ हुआ था और जो हो रहा था उसको देखने के बाद उन्होंने टोकना सही नहीं समझा। उसकी माँ ने थाली में घर का बना हुआ खाना लाके उसके सामने रख दिया, जिसे देख उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं। उसने गुस्से में कहा,
ये खाना खाऊंगा मैं, मुझे बकरे का मांस ला कर दे। इस पे उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, पागल हो गया है तू? हाँ, तू कब से मांस मुर्गा खाने लगा? एक झापड़ में ठीक हो जाएगा। मनोज थाली को उठा के फेंक दिया और गुस्से से अपनी माँ के हाथ को देखने लगा और फिर वहां से उठकर बाहर चला गया। तकरीबन शाम के 4 बजे होंगे कि गांव का एक लड़का भागते हुए मनोज के घर आया और बोला, चाची चाची, मनोज भैया वहां बाजार में भात और मटन खा रहे हैं। इस पे उसकी माँ के होश उड़ गए, क्योंकि वो शुद्ध ब्राह्मण थे और उनके परिवार में कभी किसी ने मांस मुर्गे को हाथ नहीं लगाया था। मनोज के पिताजी भी शाम तक वापस आ गए। उन्हें जब ये सब पता चला तो वो आग बबूला हो उठे। रात के 8 बजे मनोज घर वापस आया और उसने एक झोले में काफी सारा बकरे का मांस लाया हुआ था। आते ही अपनी बीवी की तरफ उस झोले को फेंकते हुए बोला, आज से तुम इसे बनाओगी। मनोज के पिता सब कुछ देख रहे थे, पर अभी वो कुछ भी नहीं बोले। जब मनोज शांत होकर अपने कमरे में बैठ रहा था, उसके पिताजी आए। उन्होंने देखा कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर भी वो दरवाजे पर से ही खड़े होकर बोले, सुन, तो ये घर छोड़कर चला जा अभी। अब हम तुझे और नहीं झेल सकते। हम मान लेंगे कि तू हमारे लिए मर गया है। अब तू इस घर में नहीं रह सकता। सुन मनोज, अभी के अभी इस घर को छोड़कर चला जा। इस पे कमरे के अंदर से अंधेरे में से ही हंसने की आवाज आने लगी। वो जो कोई भी था वह जोर जोर से हंस रहा था। यह हंसी बहुत ही अजीब और डरावनी थी। उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठा। उसके पिता को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उस हंसी में मनोज की आवाज तो थी ही नहीं। वो आंगन में से एक जलता हुआ लालटेन लेके आए ताकि थोड़ी रोशनी हो सके। लालटेन की रोशनी में उन्होंने देखा कि मनोज तो उस कमरे में था ही नहीं और उस कमरे में कोई नहीं था। वो कमरा पूरी तरह से खाली था। तो वहां हंस कौन रहा था? उसी वक्त उनको घर के बाहर के दरवाजे से हंसने की आवाज आई। जाके देखा तो मनोज घर के बाहर बैठा हुआ था। मनोज की माँ को इन सब पे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने जाके उसे जोर से एक थप्पड़ मार दिया। इस पे मनोज, जो अभी जोर जोर से हंस रहा था, वो एक झटके में शांत हो गया और अपनी माँ को एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। उसकी माँ गुस्से में घर के अंदर जाने को हुई और उनका पैर किसी चीज में फंसा और वो तुरंत ही वहां गिर गई और एक दर्द के साथ चीख पड़ी। मनोज हंसता हुआ अंदर आया और बोला, मनोज की माँ हो इसलिए सुबह माफ कर दिया था, और हंसने लगा। तुरंत गांव के एक वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने पंडित जी को बताया कि इनके हाथ की हड्डी 2 जगह से टूट गई है, शहर जाके प्लास्टर लगवाना पड़ेगा। उसकी माँ को कैसे भी उनके कमरे में सुलाया गया, जहां वो रात भर दर्द से तड़पती रही। अब तक रात काफी हो गई थी और मनोज को खाना नहीं मिला था। उसके पिता उसकी माँ के साथ ही थे। भाई अभी तक घर के बाहर ही था और घर नहीं आया था, और पत्नी का डर से बुरा हाल था। मनोज ने अपने कमरे से ही आवाज लगाई, खाना लाओ। पर मनोज की पत्नी को इस तरह से खाना बनाने का कोई आइडिया नहीं था। मतलब उसने कभी कोई नॉनवेज खाना नहीं बनाया था, तो वो घर के बाहर जाके इसे बना रही थी, क्योंकि उनके घर में नॉनवेज खाना नहीं बनता था। जैसा भी वो बना पाई उसे वो लेकर आई और मनोज के सामने परोस दिया। मनोज उस खाने पर ऐसा टूटा जैसे कब से खाना ना खाया हो। खाना खा के उसने कमरे को वापस बंद कर लिया। थोड़ी देर पहले जो हुआ था उसे मनोज के पिता बहुत डर गए थे। उन्होंने मनोज की हरकतें देखकर साफ साफ अंदाजा लगा लिया था कि शायद कोई ऊपरी चक्कर है, मनोज किसी और के ही बस में हो, ऐसा उन्हें लगने लगा था। वो रात में 12 बजे मतलब 12-1 बजे के आसपास मनोज के कमरे के पास आए और सोचा एक बार जाके देखूं उसे, पर दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से 2 लोगों के बात करने की आवाज आ रही थी। एक तो मनोज और दूसरा किसी और आदमी की, जिसमें मनोज रोते हुए कुछ बोल रहा था और दूसरा आदमी किसी तरह के मंत्र को पढ़ रहा था। मनोज के पिता को पूरा शक हो गया कि ये पक्का कोई प्रेत का साया है। उन्होंने रात में ही घर के बने मंदिर से गंगा जल लेके आए और मनोज के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ में गंगा जल लेके कुछ मंत्र पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद अंदर से आने वाली आवाज शांत हो गई। फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे मनोज चल के कमरे के दरवाजे तक आया है और वहीं खड़ा है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी कमरे में से दूसरे आदमी की आवाज आई, मनोहर, तू गलत मंत्र पढ़ रहा है, इसे ऐसे पढ़। और वो अंदर से सही मंत्र का उच्चारण करने लगा। इस पे मनोज जी के पिता के होश उड़ गए और वो 4 कदम पीछे हट गए।
मंत्र पढ़ के अंदर से फिर जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। मनोज के पिता और पत्नी मनोज की माँ के कमरे में ही जाके खुद को बंद कर लिया। अब मनोज का भाई जो किसी काम से दूसरे गांव में गया हुआ था, वो अभी तक कुछ भी नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि घर में क्या चल रहा है। वो रात में वापस आया, घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई मनोज घर के बाहर टहल रहा है। सूरज ने एक बार उसे आवाज लगाई, भैया भैया, पर मनोज कुछ नहीं बोला और सूरज घर के अंदर चला आया। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, जबकि बाकी दिनों में जब तक वो वापस ना आ जाए उसकी माँ आंगन में ही बैठी रहती थी और पिताजी भी नहीं सोते थे। घर में लालटेन भी जलता रहता था। उसने आते ही आवाज लगाई, पिताजी, माँ माँ। इस पे मनोहर बाहर निकले और उसको लेके तुरंत उसकी माँ के कमरे में चले गए। वहां उसने अपनी माँ की हालत को देखा और उसके पिताजी ने सारी बात बताई। सूरज बोला, पर भैया तो अभी बाहर टहल रहे हैं। उस पे उसके पिताजी बोले, नहीं, मनोज अपने कमरे में ही है, मैंने खिड़की से देखा है, वो अभी तक बाहर नहीं आया है। सूरज को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे उसने अभी बाहर देखा था, जो घर के चारों तरफ टहल रहा है, वो उसका भाई नहीं था। अब तक पूरा परिवार डर के एक चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुका था। पूरी रात कोई नहीं सो पाया। रात भर उन्हें ऐसा लगता रहा जैसे आंगन में कोई टहल रहा हो। कोई बार बार उसकी माँ के कमरे के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाता था और हंसने की भी आवाज आती थी, पर बाहर कोई नहीं होता था। ये तो सिर्फ पहली रात थी। दूसरे दिन सुबह मनोहर जी ने अपने बेटे सूरज के साथ अपनी पत्नी को शहर के हॉस्पिटल में भेज दिया और इलाज करा के वहां से अपने मामा जी के यहाँ जाने के लिए कह दिया। बोला कि जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तब खबर भेजेंगे। दूसरी रात मनोज की पत्नी सारा काम करके एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और सोने चली गई। उधर मनोहर जी भी खुद को एक कमरे में बंद कर लिए। रात में एक अजीब सी शांति थी। पिछली रात ना सोने की वजह से दोनों को बहुत जल्दी नींद आ गई। आधी रात में मनोहर जी की नींद खुली। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके कमरे में हो। घर का माहौल ऐसा था कि डर से नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि उनके कमरे में एक कोने में कोई खड़ा है। धीमे से जलते हुए लालटेन की रोशनी में दिखा तो वो कोई आदमी था। उसके बड़े बड़े बाल, बड़ी हुई दाढ़ी और शरीर पे सिर्फ एक लंगोट था और चमकती हुई दो आंखें। पूरे शरीर पे भभूति लगी हुई थी और वो आदमी इन्हें ही देख रहा था, साथ ही हंस भी रहा था। मनोहर जी अपने बिस्तर पे ही जम गए। डर के मारे जो भी मंत्र उन्हें आते थे वो सब कुछ भूल गए। बार बार वो भगवान के मंत्र को याद करने की कोशिश करते, पर उनके मुंह से गलत ही निकलता था और वो आदमी और जोर से हंसता, जैसे उसे अब इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। तभी मनोहर जी बिस्तर से उठ के कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागे। आंगन में आते ही उन्हें अपनी बहू की भी चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही वो उसके कमरे की तरफ भागे, उनकी बहू भागते हुए कमरे से बाहर आई और रोने लगी। बोली, बाबूजी, मेरे कमरे में एक अघोरी जैसा आदमी खड़ा है। कमरा बंद था पर पता नहीं वो कहाँ से आ गया। मनोहर जी बहुत डर गए, क्योंकि अभी उनके कमरे में भी वही इंसान खड़ा था। तभी उन्हें आंगन में उनके पीछे से हंसने की आवाज आई। मुड़ के देखा तो मनोज अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था, जैसे उन्होंने कोई एक खेल खेला हो और उसमें उसकी जीत हुई हो। साथ ही उसके पीछे वही आदमी अंधेरे में खड़ा था, जो अभी किसी अघोरी के जैसा दिख रहा था और उसको उन दोनों ने अपने कमरे में भी देखा था। रात में ही मनोहर जी अपनी बहू को लेकर अपने पड़ोसी के घर चले गए। सारी बात बताई, रात में वहीं रुके। अब सुबह सुबह मनोहर जी किसी तांत्रिक को लेकर घर पर आए। तांत्रिक को आते ही घर के माहौल का अंदाजा लग गया, पर फिर भी वो अपने तरफ से कोशिश किया। दिन भर में पूजा का सामान मंगवाया गया। शाम को पूजा स्टार्ट की गई। वो तांत्रिक घर के आंगन में मनोज के कमरे के सामने पूजा पाठ स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद मनोज कमरे का दरवाजा खोल के कमरे के दरवाजे पे ही कुर्सी लगा के बैठ गया और तांत्रिक को देखने लगा। लगभग आधे घंटे की पूजा हुई होगी कि मनोज ने मनोहर जी से बोला, मनोहर, क्यों करवा रहा है ये? इससे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, पर ये करवा के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका असर तू अभी देखेगा। और फिर शांत बैठ के पूजा पाठ देखने लगा। तभी बाहर से एक आदमी भागता हुआ घर के अंदर आया और मनोहर जी से बोला कि जल्दी आइए पंडित जी, जल्दी आइए, गजब हो गया है। मनोहर जी तुरंत बाहर भागे, पर तांत्रिक पूजा करता रहा। बाहर मनोहर जी की बहू गांव के कुएं में कूद गई थी। अंधेरा ज्यादा था तो उसे बचाया ना जा सका। पंडित जी टूट गए और सर पीट पीट कर रोने लगे। उन्हें सब समझ में आ गया था ये क्यों हुआ है। उधर तांत्रिक पूजा में व्यस्त था।
घर में अभी सिर्फ तांत्रिक और मनोज थे। मनोज ने तांत्रिक को आवाज लगाई, सुन। और जब तांत्रिक ने ऊपर देखा तो वहां मनोज नहीं था। वहां पे वही लंगोट वाला आदमी, अघोरी जैसा दिखने वाला आदमी बैठा था और अपनी लाल लाल आंखों से उसे ही देखे जा रहा था। तांत्रिक तुरंत समझ गया और उठ के भागने लगा। घर के दरवाजे पे उसे मनोहर जी मिले, जो बहुत गुस्से में थे। वो सीधा अंदर आए और समझ गए कि इसने तांत्रिक को भी भगा दिया है, और बोले, मेरी बहू ने क्या बिगाड़ा था? आखिर उसने क्या किया था? निकल जा मेरे घर से अभी। इतने पे मनोज आंगन में आया और एक छलांग में घर की छत पर जाकर बैठ गया और वहां से ही गुस्से में पंडित जी को देखते हुए बोला, तू जानता है किससे बात कर रहा है? कौन हूं मैं? चाहूं तो एक पल में तेरे परिवार को कच्चा चबा जाऊं। पहाड़ी का ब्रह्म राक्षस हूं मैं। और जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक से पंडित जी का गला दबने लगा और किसी अनजान शक्ति ने उन्हें हवा में उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। पंडित जी को चोट आई और वो उठ के वहां से बाहर चले गए। और अब उनको पता था कि उनका सामना किसके साथ हुआ है। दूसरे दिन उन्होंने घर के बाहर से ही बहू का अंतिम संस्कार करवाया और तुरंत ही दूसरे गांव के लिए चल पड़े। वहां वो किसी अघोरी को लेने गए थे जो इसका समाधान कर सके। अघोरी बाबा बहुत ही बूढ़े और विद्वान थे। फिर से पूजा शुरू की गई, पर इस बार अघोरी जो भी मंत्र पढ़ता, कमरे में से मंत्र का उल्टा मंत्र पढ़ने की आवाज आती। अघोरी के हर मंत्र को काट दिया जाता। साथ ही घर में अब एक नहीं कई सारी आत्माएं महसूस होने लगी। कहते हैं जब ये क्रिया हो रही थी उस वक्त मनोहर जी को घर के हर कमरे के दरवाजे पे मनोज दिख रहा था। जब सारे मंत्र खत्म हो गए पर मनोज पे कुछ भी असर नहीं हुआ, तब अघोरी जी ने बताया कि यहाँ अब कुछ नहीं हो सकता। आप चाहें तो मनोज को मेहदीपुर बालाजी के पास ले जाइए, शायद कुछ हो जाए। और चला गया। इसके बाद मनोज कमरे से बाहर आया, जो देखने में अब मनोज जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसका रंग रूप पूरे तरीके से उस ब्रह्म राक्षस के जैसा रंग चुका था। वो आया और बोला, तुमने फिर से वही गलती की है मनोहर। तुम एक घमंडी, नासमझ और पाखंडी इंसान हो। तुम्हें अपने परिवार से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तुमने अब सब कुछ खो दिया मनोहर। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, पर तुमने नहीं माना। अब अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सामने ही मनोज को कच्चा चबा जाऊंगा। मनोहर जी रोने लगे और माफी मांगने लगे, पर मनोज हंसता रहा और कमरे में वापस चला गया। मनोहर जी घर के बाहर चले गए और खेतों में पागल के जैसे पड़े थे। सुबह सुबह उन्हें एक आदमी से खबर मिली कि उनके पत्नी और छोटा बेटा उनकी बहू की खबर सुनकर गांव वापस आ रहे थे कि रोड पे एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों नहीं रहे। इसके बाद मनोहर जी उठ के वहां से चले गए। पहले लोगों ने सोचा कि शायद वो अपनी बीवी के पास जा रहे होंगे, पर कोई नहीं जानता वो कहाँ गए। उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति खो दी थी। मनोहर कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। उस दिन से किसी ने भी मनोहर को नहीं देखा और ना ही कोई उनके घर गया। लोग कहते हैं कई बार रात में मनोज सा दिखने वाला इंसान घर के चारों तरफ टहलते हुए देखा गया है। वह आज भी उस घर के चारों तरफ टहलता है और अब उस घर के चारों तरफ सिर्फ जानवरों की हड्डियां पड़ी रहती हैं। कोई नहीं जानता कि मनोज अब जिंदा है भी या नहीं, या अब वो ब्रह्म राक्षस वहीं रहता है या वो वापस अपनी पहाड़ी पर चला गया है। पर कुछ लोगों का यही मानना है कि मनोज और वो दोनों आज भी उस घर में हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट के होने के बाद कई दिनों तक वहां से रोने की आवाज और हंसने की आवाज दोनों आती थी। और एक बात और, अब उस घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ उगाया है। साथ ही घर के आसपास भी जंगल जैसे पेड़ उगाए हैं। पड़ोसियों ने तो वहां से अपने घर बदल लिए और वहां से बहुत दूर जाके बस गए। उनका कहना था कि उन्हें हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। इस डर के माहौल में उनका वहां रह पाना बहुत मुश्किल था, तो आसपास के सारे पड़ोसियों ने घर बदल लिए। तो दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि आखिर ये ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा विषय है, पर शॉर्टकट में कहें तो ये एक तरह की तीसरी शक्ति है जो इस श्रेणी में सबसे ऊपर आती है। जब कोई ब्राह्मण जो कि हर तरह की विद्या में निपुण हो, जैसे सारे शास्त्र और विद्याओं का ज्ञान हो, उसने वेद पढ़े हुए हों, उसको हर तरह की विद्या और मंत्र आते हों, कहें तो वो महापंडित हो, पर वो जब वो पाप का रास्ता चुन ले और साथ ही अपने विद्या का उपयोग गलत काम के लिए करने लगे, पाप की कोई सीमा ना छोड़े, तो मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस बन सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक अनजान और अधूरी साधना किसी इंसान और उसके परिवार को उजाड़ के रख सकती है। मेरी कहानियों का मकसद कभी भी किसी भी शक्ति को अपमानित करना नहीं होता है,
ये मात्र सिर्फ एक मनोरंजन के लिए है। सबको प्रणाम और सबको सम्मान। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप भी इस विषय में कुछ जानते हैं तो कमेंट में जरूर शेयर करना। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।